Hello friends, welcome to the online learning center of Karma coaching classes. Friends, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स देने के बाद सबसे बड़ा टास्क जो एक स्टूडेंट को होता है और उनके पेरेंट्स को जो होता है वो है कि बच्चे को कौन से स्ट्रीम चूज कराएं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर कुछ और। ओके, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है और अब आगे वो कुछ गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। एक छोटा से प्रेजेंटेशन के तहत और छोटे से एक लेक्चर के तहत मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चल सके। Okay, so let's begin. So first of all, 11th and 12th स्टैंडर्ड आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके कंप्लीट करनी है एंड उसके बाद आपके पास एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही होती है। ओके, इन अपॉर्चुनिटीज का सिलेक्शन, इन ऑप्शंस का सिलेक्शन आपको प्राइमरीली 12th स्टैंडर्ड के बाद ही करना है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आप किसी भी कॉलेज से जहां पर कॉमर्स स्ट्रीम अवेलेबल हो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं एंड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकते हो। एंड फर्दर आपको सिलेक्शन करनी होती है उन n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में से जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती है। ओके, कुछ और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस सिचुएशन में आप कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, अभी मैं आपसे कुछ एक और दूसरी ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। बच्चा हमेशा ये कोशिश करने का कि आप ऐसा अपना करियर पाथ चूज करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। राइट, अब ये बात मैंने कोई न्यू तो नहीं बोल दी, आपको हर कोई बोल रहा होगा, बट मैं आज कुछ न्यू बात आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आप में से मैक्सिमम बच्चे आज फर्स्ट टाइम ही जानोगे। वो ये कि क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है वो कैसे पता करें। राइट, तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, आपको कुछ 2-3 काम ही करने हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये कि आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करो। आपका मन एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगता है वो जानने की कोशिश करो एंड अकॉर्डिंगली अपने सीनियर्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, मुझे कांटेक्ट करो। मैं बताऊंगा कि अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है, अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है तो आपको कौन सी स्ट्रीम या कौन से सब्जेक्ट्स या कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपके पास एक और साधन है, वो है इंटरनेट। ओके, आज की डेट में सबके पास मोबाइल फ़ोन होता ही है और उसमें ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन होता है। ओके, आप इंटरनेट यूज़ करें। ओके, गूगल सर्च करें कि कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल होते हैं कॉमर्स में और उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी वेबसाइट्स के थ्रू डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कीजिए। रीड करने से हमेशा याद रखना आपका नॉलेज बढ़ेगा, कभी कम नहीं हो सकता, दिस इज अ गारंटी। ओके, हर स्ट्रीम्स के बारे में, उनमें हर सब्जेक्ट्स के बारे में, हर ऑप्शंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करो और आपको कुछ ना कुछ एडिशनल डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये बात तो पक्की है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, वो ये कि हमारे जो भी सीनियर कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में आज या तो पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो। ओके, बहुत टाइम हो चुका है जब आपके 10th स्टैंडर्ड से आप एग्जाम्स से फ्री हो गए हो, अभी कुछ और टाइम है रिजल्ट्स आने में, तो ये टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने सीनियर्स से बात करके। उनसे बात करो, उनसे पता करो अलग अलग ऑप्शंस के बारे में और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी जिससे आपको एक और क्लियर वे मिल सकता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है और आपको अल्टीमेटली क्या पढ़ाई करनी है। बट ओवरऑल ये सब 12th के बाद सिलेक्शन किया जाता है। अभी जब आपने सोच ही लिया है कॉमर्स की पढ़ाई करनी है तो 11th एंड 12th सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई ही की जाती है और उसके बाद अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं। बट ये टाइम यूटिलाइज ज़रूर आप कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऑलराइट, एक चीज़ और जो मैं आप सभी के साथ आज बात करना चाहता हूँ कि
आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर कोई भी स्ट्रीम ना सिलेक्ट करें। ओके, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी है जिनकी वजह से फेल होने के हाई चांसेस होते हैं। और अब मैं कोई एग्जाम में फेल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपके लाइफ में फेल होने की बात कर रहा हूँ। हम 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दे चुके हैं और डेफिनेटली आप सब ज़रूर पास हो जाओगे और अच्छे नंबर्स से पास होगे। तो अब थोड़ी बात भी हमें एडिशनल करनी है। अभी मैं आपको एग्जाम से फेल होने के बारे में नहीं डरा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हम ऐसी गलत चीज़ ना कर लें जिससे हमारे बहुत सारे ईयर्स ऐसे ही वेस्ट हो जाए एंड हम फेल हो जाएं लाइफ में। ओके, उससे उभरने में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी खर्च हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप पीयर प्रेशर में एक्ट ना करें, पीयर प्रेशर में अकॉर्डिंगली बिहेव ना करें और जहाँ पर दोस्त जा रहा है वहीं मैं जाऊँगा या वहीं मैं जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। जब आप 2 अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों के अलग-अलग इंटरेस्ट होंगे, दोनों के अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। ओके, फ्रेंड्स आगे भी मिलेंगे, न्यू दोस्त आगे भी बनेंगे जहाँ पर आपको उनकी हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। लेकिन जो अभी आपके करंट फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उनके दबाव में आकर आप अपनी स्ट्रीम या अपने सब्जेक्ट्स या अपने ऑप्शंस ना चूज़ करें। ये बहुत एक ज़रूरी फैक्टर है। दूसरी एक और बात, जहाँ पर भीड़ जा रही है वहीं मैं जाऊँगा या वहीं मैं जाऊँगी, ऐसा भी ना करें। जो जनरल ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं मॉब मेंटालिटी। ओके, जो जनरल ट्रेंड होता है उसको ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो करें, राइट? अगर हर साइंटिस्ट ऐसा ही करता तो शायद इतने इन्वेंशंस नहीं होते, राइट? सो जनरल ट्रेंड को यानी मॉब मेंटालिटी को कभी भी फॉलो मत करो। प्रॉपर गाइडेंस आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको अपने टीचर्स से मिलती है। उन गाइडेंस को समझो और फिर एनालिसिस करके एक स्टेप जो डेफिनेटली करेक्ट होगा वो उठाओ। ऑलराइट, और तीसरा वो होता है पेरेंटल प्रेशर। हालांकि ये चीज़ अब बहुत कम हो गई है, बट फिर भी पेरेंटल प्रेशर में आकर आपको अपना कोई भी स्टेप नहीं लेना होगा पढ़ाई के लिए। माना वो गाइड कर रहे हैं, करेक्ट बात है, मैंने अभी अभी बोला कि उनसे भी आप गाइडेंस लो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो दबाव वो बना रहे हैं आपके लिए, आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज करने के लिए, आप वही लो। आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। ओके, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उनसे प्रेशराइज होकर आप अपने लिए सब्जेक्ट या स्ट्रीम या ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करो। ऑलराइट, सो विद दिस मैंने एक चीज़ और आपको समझाई कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, एक और बात, अब मैं बात करना चाहूँगा कॉमर्स के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमर्स इन दिस वीडियो। ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव चूजन योरसेल्फ कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, एंड अब हम बात कर रहे हैं। अगर दूसरे स्ट्रीम्स के बारे में आपको नॉलेज लेना हो, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सो दैट मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ओके, अब अगर बात करें कॉमर्स की, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ओके, 10th स्टैंडर्ड के बाद जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स चूज करते हैं कॉमर्स, वो कंपैरेटिवली बहुत हाई है दूसरे स्ट्रीम से। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो वो किसी अच्छे रीजन की वजह से ही होगा, राइट? सो सबसे बड़ा रीजन वो ये है कि आपके पास करियर बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत सारी ओपन हो जाती है इफ यू टेक कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड। ओके, नो डाउट हर स्ट्रीम की इम्पोर्टेंस है, और अगर मैं आपको दूसरे स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा तब उसके रिलेटेड ही हमेशा बताऊंगा, राइट? लेकिन अभी मैं कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ सो दैट कॉमर्स के मैं ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ दैट यू हैव लिटरली मैनी एंड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू सिलेक्ट फ्रॉम। ओके, आप उनमें से कुछ एक सिलेक्ट करके अपना करियर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो करियर कोर्सेज होंगे जिनसे आप अल्टीमेटली वर्क करेंगे लाइफ टाइम, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो दिलाएगा ही, साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिलाएगा,
राइट? अल्टीमेटली इंसान मनी ही एक ऐसी चीज है, मॉनेटरी टर्म्स ही एक वो काउंट करता है, सिंपली बिकॉज हर चीज का एक्सचेंज मनी में होता है। आपको कुछ खरीदना होगा, कुछ गुड्स खरीदने होंगे या किसी की सर्विसेज लेनी होंगी, व्हाट यू विल नीड अल्टीमेटली, यू विल नीड मनी। ओके, तो कॉमर्स की स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में आप कौन कौन से कंसेप्ट्स या कौन कौन सी स्टडी करोगे। ऑलराइट, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं दैट यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं बनाई है। ओके, आई हैव नॉट मेंशन्ड द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू विल गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। नो, मैं आपको बता रहा हूं वो स्टडीज और वो कॉन्सेप्ट्स जो आप कॉमर्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप स्टडी करेंगे। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने 10 कॉन्सेप्ट्स या 10 स्टडीज की लिस्ट तैयार की है। कॉमर्स में ट्रस्ट मी बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, बट मैंने मेजर 10 या मेन 10 पॉइंट्स ही यहां लिखे हैं। ओके, जिसमें से फर्स्ट है अकाउंटिंग। ऑब्वियसली एक कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट सीखने के लिए ही या अकाउंट्स फील्ड में होने के लिए ही तो कॉमर्स सिलेक्ट करता है, राइट? जैसे हम ब्रॉडली कैसे बोलते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो साइंस लो, तो वैसे ही अगर आपको अकाउंटिंग वर्क करना है तो कॉमर्स लो। ये एक ब्रॉड मीनिंग है, ब्रॉड टर्म है। नो डाउट साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं और कॉमर्स में भी अकाउंटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मेजर है, इससे आप भाग नहीं सकोगे। ओके, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो देन आपको अकाउंटिंग ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है ऑब्वियसली ब्रैकेट्स में, ये परस्यू करना ही होगा। ऑलराइट, देन फर्दर इन द लिस्ट आई हैव मेंशन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, ये मैंने स्टडीज लिखी हैं, सॉरी। ओके, इन्हें आपको स्टडी करना होगा कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस एंड फाइनेंस। बिजनेस सेक्टर के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत नॉलेज मिलेगा कॉमर्स स्ट्रीम में। सिमिलरली फाइनेंस के लिए भी। देन मैंने लिखा है मैथ्स, ट्रेड। ओके, मैथ्स भी कॉमर्स स्टूडेंट के लाइफ में डेफिनेटली रहता है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसके ऑप्शन में यू हैव सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एज अ सब्जेक्ट, एसपी जिसको बोलते हैं, जिसमें आप सेक्रेटरी के बारे में पढ़ाई करते हो। ओके, एंड देन ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां भी मैथ्स होगा, बट ओनली फॉर फ्यू सेमेस्टर ओनली। ओके, सो ओवरऑल कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में मैथ सब्जेक्ट भी होगा। Alright, then I have mentioned law and tax. Okay, basically even tax is a law, but उसको सेपरेट लिखने का मेरा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसलिए मैंने उसे अलग से मेंशन किया है। और ये एक ऐसा टर्म है बेसिकली जो आपने डेफिनेटली सुना होगा, टैक्स, राइट? डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से आपने सुना ही होगा। ओके, सो लॉ मतलब कानून। ओके, इसकी भी स्टडी आप कॉमर्स फील्ड में करेंगे। ओके, सो ये ब्रॉडली वो स्टडीज हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी स्टडी आप ओवरऑल एज अ कॉमर्स स्टूडेंट करते ही रहोगे। ऑलराइट, नाउ मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको कॉमर्स का जो सबसे बड़ा मेन सब्जेक्ट है विच इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा नॉलेज दूं। ओके, और इसलिए मैं रेफर करूंगा 11th स्टैंडर्ड की हमारी स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक, और उससे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ऐसे तो ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं एंड बहुत सारी चीज़ों पर अभी मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर सकता हूँ, बट वन स्टेप एट अ टाइम, राइट? तो अभी मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे आपको कुछ नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। ऑलराइट, एंड एज आई सेड उसके रेफरेंस के लिए मैंने 11th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक चूज की है। ऑलराइट, हियर वी गो। सो शुरू करते हैं एक बेसिक नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑलराइट, नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड और यू मस्ट हैव कम टू नो दैट दुनिया में बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ओके, देर आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस, कुछ बड़े होते हैं बिजनेस, कुछ छोटे होते हैं बिजनेस। ओके, बट एवरी बिजनेस नीड्स द रिकॉर्ड्स टू बी रिकॉर्डेड। ओके, एवरी बिजनेस को रिकॉर्ड करने पड़ते हैं हम उनके रिकॉर्ड्स। ओके, क्योंकि अलग अलग फील्ड में उन रिकॉर्ड्स का यूज होता है, अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज को उन्हें यूज होता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। ओके, सो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है या जो सब्जेक्ट है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, नोट डाउन करते हो, उस सब्जेक्ट का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑलराइट, सो बेसिकली यहां पर मैं बात करना चाहूंगा ईयर 1494 की। ओके, बहुत पुरानी बात हो गई है ये, राइट। सो ईयर 1494 में क्या हुआ था, एक पर्सन थे ल्यूका दे बार्गो पेचियोली ये उनका नाम है। ओके, ल्यूका दे बार्गो पेचियोली, बेसिकली ये एक इटालियन बिजनेसमैन थे। ओके, एंड उन्होंने जो एक मेथड है बुक कीपिंग का, यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने का, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया के सामने। ओके, आई विल मार्क इट फॉर यू। मैं क्या रीड कर रहा हूं, ईयर 1494 में लूका दे बार्गो पेचियोली, ये जो इटालियन मर्चेंट थे, इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम नाम का मेथड इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इससे पहले, इस मेथड से पहले भी अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड किए जाते थे, बट ये जो मेथड है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, अकाउंटिंग के फील्ड में ये एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। All right, and the whole world got many help from this particular concept which this person introduced. All right, so इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अकाउंटिंग का एक मेन टर्म जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। ओके, देखो, हमें ट्रांजैक्शन, ये जो मीनिंग, ये जो टर्म है, इसका पहले अगर मैं जनरल मीनिंग आपको बताऊं तो क्या होता है, किसी भी पर्सन से जब आप गुड्स का लेना देना करते हो या रुपयों का, आई मीन मनी का लेना देना करते हो, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, इसके अलावा जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था पुराने जमाने में, बहुत सालों पहले, वो भी एक ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि गुड्स ही लेना देना हुआ ना, राइट। तो गुड्स का लेना देना या मनी का लेना देना, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो नाउ वी हैव टू understand one thing, what are the types of transaction? So basically, as you can see on your screens, there are two types of transactions: monetary transactions and non-monetary transactions. Okay, non-monetary, as I just said, वो है barter exchange system. alright, जब money introduce नहीं हुआ था किसी भी country में, तो क्या होता था, goods के बदले में goods दिए और लिए जाते थे। Just for an example, I have a field where I grow wheat. ओके, अब पूरे साल भर तो मैं वीट से बनी हुई चपाती तो नहीं खाऊंगा, मुझे और मेरी फैमिली को राइस भी चाहिए साथ में। सो आई विल गो टू अ पर्सन हु हैज फील्ड्स ऑफ राइस, वो राइस ग्रो करता है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं उसे वीट दूंगा, वो मुझे राइस देगा। ऐसा होता था, दिस यूज्ड टू हैपन लॉन्ग अगो। ओके, and this particular practice is known as barter transaction, barter system of exchange. Okay, and this is a non-monetary transaction. Why non-monetary transaction? Because money is not involved here, right? Did I pay him money? No. Okay, similarly, even he did not pay me money. So this was a particularly a non-monetary transaction. Now let's come to monetary transaction. As the name suggests, money is involved in monetary transaction. Okay, now there are two particular things in monetary transaction as well. One is cash transaction. Now what do you mean by cash transaction? You instantly give cash in exchange of goods. सामने वाले से goods लिए और उसको cash दिया, this is a cash transaction. Similarly, आपने किसी को goods दिए और सामने वाले से तुरंत नकद यानी करेंसी यानी मनी ले लिया, वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। There is another point over here which needs to be discussed is credit transaction. Now what is credit transaction? उधारी में किया हुआ particular transaction.
फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के नीचे उतरे और किराने की शॉप से एक ब्रेड का पैकेट लिया ऑफ लेट्स से ₹20। ओके, समहाउ आप रुपए ले जाना भूल गए थे या पॉकेट में थोड़े कम रुपए हैं. नाउ व्हाट यू विल से टू दैट अंकल कि मैं आपको रुपए बाद में दे दूंगा. ओके, एंड ही नोज यू एज वेल. आप उसी एरिया में रहते हो, वो आपको जानते भी हैं या आपके पेरेंट्स को वो जानते भी हैं. सो व्हाट ही विल डू, वो आपको ब्रेड का पैकेट दे देगा. नाउ वन वे तो हो गया, आपने ब्रेड का पैकेट ले लिया, लेकिन क्या बदले में तुरंत एट द स्पॉट आपने उन्हें कैश दिया? नहीं. ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. व्हाट डू वी से? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कस्टमर को ऑन क्रेडिट यानी उधारी पे गुड्स बेचने पड़ सकते हैं. हाँ, वहां ऐसा रीजन नहीं होता कि सामने वाले के पास अमाउंट नहीं है, वो बिजनेस का नेचर ही होता है वैसा दैट यू हैव टू गिव सर्टेन डेज एज क्रेडिट. आपको उधारी पे कुछ दिनों के लिए देना होगा. ओके, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, नाउ when we have understood the meaning of transaction and the types of transactions, there is one important statement, very important statement, which I have to say here, which is every monetary transaction is recorded in the books. क्या बोल रहा हूं मैं? हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बुक्स में यानी एक बिजनेस के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है. सो इसका ये मीनिंग है कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. द क्वेश्चन इज वाई नहीं कर सकते? तो उसका बेसिक और सिंपल रीजन है कि जब मनी का लेन देन ही नहीं हुआ, ऑब्वियसली यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ द गुड्स विच यू हैव एक्सचेंज, हाउ यू कैन रिकॉर्ड इट. ओके, सो द बेसिक thing required while recording a transaction is that you should know the amount of transaction, and you will come to know the amount of transaction only and only if it is a monetary transaction, be it a cash or credit transaction, but it should be a monetary transaction only to record it in the books. ओके, बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, नॉन मॉनेटरी नहीं रिकॉर्ड करने हैं. ऑलराइट, एंड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ योर अकाउंट्स सब्जेक्ट आपको 99.99% ऐसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही दिए जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नॉन मॉनेटरी तो नहीं लिखने ना. हाँ, देयर विल बी क्वेश्चन वेयर कुछ ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी दिए हों. So at that time you should recall my explanation and you have to avoid recording that particular transaction because वो एक non-monetary transaction है. Okay, when we will do that type of sums or particular that point comes up, I will let you know about that. Alright, let's move further. Now, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई हैव टू एक्सप्लेन यू राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नंबर वन इज कैपिटल. नाउ व्हाट इज कैपिटल? द सर्टेन अमाउंट विच अ बिजनेसमैन with that amount the businessman starts the business, that amount is known as capital. Okay, there is a businessman and he wants to start a business. The amount with which he starts the business is known as capital. All right, you got the term. The next term which I have to explain you is income. All right, now every business is intended to do particular sales. Okay, sales करने के लिए, बेचने के लिए. All right, तो बेचकर जो उसे रिटर्न में मिलता है उसका एक पार्ट को हम बोलते हैं इनकम. व्हाट डू वी से? इनकम. एंड सिमिलरली देयर इज अनदर पॉइंट व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन यू हियर इज एक्सपेंडिचर. इसका मीनिंग होता है खर्चे, खर्चा हमारा. ओके, तो वॉट एवर एक्सपेंस विच यू इनकर टू डू द बिजनेस इज नोन एज एक्सपेंडिचर. ऑलराइट, नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये फाइंड आउट करना होता है दैट whether you have received a profit or loss from the business. Now what is profit and what is loss? If you have more incomes and your expenses are low, then obviously you are earning profit. भाई आपको 10 रुपए मिले हैं
खर्चा 8 रुपए हुआ है तो 2 रुपए तो बच गए ना, वो है आपके प्रॉफिट्स। ऑलराइट, एंड लॉसेस इसकी एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन। You have gained low income but you have incurred more expenditure. गुड सेल करके आपको 8 रुपीज मिले, खर्चा 12 रुपीज का हो गया, तो पॉकेट से और एक्स्ट्रा चला गया, यानी आपको लॉस हो गया। ऑलराइट, सो बेसिकली यहां पर मुझे आपको ये 4 टर्म्स और समझाने थे, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये 5 टर्म। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अनदर पार्ट जो एक बेस में आपको अकाउंट्स के बेसिक्स में डेफिनेटली काम आएगा। सुनो, the thing which you can see on your screens right now is the process of accounting. What I just said, it is the process of accounting. All right, so as you can see, the number 1 is dual effects of transaction. So every financial transaction have 2 effects, dual effects, and you will be taught later how to find those dual effects. All right, now when you have come to know what are the 2 effects of a particular transaction, the first step, I mean the next step after it is recording it in journal. What did I just say? Recording it in journal. Okay, JOURNAL. So basically the first place where you record a financial transaction is known as a journal book or a journal register. Alright, now after recording the journal, you have one more step, which is to transfer the or to copy the entry in a ledger. What term I used? Ledger. LEDGER. D is silent here. Okay, this is the next step after recording the journal. Again, how to record? This will be taught to you later. The next point, after posting all the entries, all the financial transactions from a journal to the ledger, the next step is totaling and balancing the ledger. ओके, जहां पर आप लेजर बनाओगे उनको टोटल करना एंड बैलेंस करना। ऑलराइट, द नेक्स्ट स्टेप विच इज जनरली डन एट द एंड ऑफ द ईयर is preparing trial balance. What is the term? Trial balance. Okay, it is a particular a list of all the transaction which you have done in the whole year. Okay, and finally you prepare final accounts. What did you prepare? Final accounts at the end of the year. And from this final accounts you come to know that the business have incurred profit or losses in the year. All right, so basically I thought to show this particular chart to you now because at least you get a way how this particular subject will go. All right, first you need to learn what are the dual effects or how to find the dual effects. Then you need to learn to record those transaction in a journal book. Okay, उसका एक प्रोफॉर्मा होगा, उसकी एक डिजाइन होगी, उसी डिजाइन में आपको उसे रिकॉर्ड करना होता है. Then you will study, we will have a next chapter which is ledger. All right, in that chapter you will also do the balancing and the closing part of ledger. Then ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा आपका 11th स्टैंडर्ड भी खत्म होने आएगा एंड यू विल स्टडी अबाउट ट्रायल बैलेंस. एंड इन योर फाइनल एग्जाम यू विल बी हैविंग फाइनल अकाउंट्स एज वन ऑफ द चैप्टर. And in between these chapters there will be few more concepts which you will be studying. All right, this is a basic structure of how the accounts are prepared by a small business or by a big one. All right, let's move further. So
यहां तक सीखने के बाद अब हम एक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे इसी लेक्चर में, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ऑलराइट, नाउ try to understand and try to be with the flow what I am trying to explain to you. Okay, so basically as I just said कि जो first step होता है वो होता है हमारा identify करना dual aspects. Okay, तो वो जो dual aspects है वो depend करते हैं what type of account is affected in your particular transaction, and वही types अभी हम सीख रहे हैं. Alright, so let's study. So broadly, there are two types of accounts. One is personal accounts and the another one is impersonal accounts. Okay, this chart is on your screen. All right, and the term which I am using you can definitely see over there. So broadly, there are two types of accounts: personal accounts and impersonal accounts. Okay, impersonal accounts is further divided into two parts: real account and nominal accounts. Okay, so this is the one more common way is saying three types of accounts: personal, real and nominal. Okay, so what are the three? Personal, real and nominal. Okay, before we continue the study of this particular concept, one thing I have to let you know over here is this particular study of classification of accounts is very important for a commerce student. All right, let us suppose that you have done your commerce studies, you have done your some professional course, and you are appointed in the accounts department by a very big company. Okay, let us take an example. Every one of you must have heard about Reliance. Okay, Reliance company. सोचो कितनी बड़ी है वो, you know this fact, right? जब आप रिलायंस कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगे, वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, वो है ये जो मैं आज सिखा रहा हूं. सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, आप कोई छोटे से बिजनेस में ही क्यों ना जॉब कर रहे हो, या आपका खुद का बिजनेस क्यों ना हो, वहां भी आपको अकाउंटिंग करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखना होगा. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी हाई, एज यू कैन जस्ट सी. ऑलराइट, सो ट्राई टू गिव 100% concentration while I am trying to explain you this particular concept. Alright, so as I just said, there are three majorly classification of accounts: personal, real and nominal. Okay, इनका broad classification था personal and impersonal. Impersonal में दो real and nominal, तो हम personal, real, nominal इस तरह से बात करते हैं. Alright, now what are personal accounts? So basically personal account is what? A name of an organization, name of a person, or a special list of 4 things. Okay, सबसे पहले name of a person. Okay, for example you have dealt with Sunita. For example you have sold goods to Ashok. What you are doing? You are dealing with a person, right? एक individual है, वो एक इंसान है. So the account which is affected over here is personal account. Alright, next, for example you have sold goods to ABC company. वो एक organization है, right? The account which you have touched here is a personal account. Okay, and there are 4 other special things which are also included in this list, personal account. Okay, and वो 4 चीजें क्या है देखो. The number 1 is outstanding expense. Now expense, as I just said, the meaning of it is खर्चा, right? Expenditure मतलब खर्चा. Now outstanding मतलब क्या? बाकी है. I repeat, outstanding मतलब बाकी है. So खर्चा बाकी है. तो for example
if you have taken some goods or you have taken some services but you have not paid for it, it is still due. Okay, so the account which you have touched here is a personal account. Similarly, the second one is prepaid expense. आपने एडवांस में खर्चा कर दिया है. You have not taken the goods, you have not taken the services, but you have still paid for it. This is known as prepaid expenses. And in this type of transaction also, what you have to consider? You have to consider that you have a personal account. All right. The third one is income received in advance. For example, you have not sold the goods, you have not given the services, but still you have received some amount of money from a person. Okay, pre-received income we say. Advance में ही income मिल गई, इसको भी पर्सनल अकाउंट्स में ही मेंशन किया जाता है. एंड फोर्थ वन इज आउटस्टैंडिंग इनकम. टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं था, आई हैव रिटन इट फॉर यू. कि इनकम मिल जानी चाहिए लेकिन मिली नहीं. आपने गुड सेल कर दिए थे, लेट अस सपोज, या आपने सर्विसेज दे दी थी और सामने वाले ने आपको अमाउंट नहीं दी अभी तक. सो व्हाट इज दिस? आउटस्टैंडिंग इनकम. इनकम मिलनी बाकी है. दिस इज वन मोर पर्टिकुलर थिंग इन पर्सनल अकाउंट्स. सो किसी भी पर्सन का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड स्पेशल 4 आइटम्स, दीज आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट्स. इफ देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें एक पर्सन से जुड़ा हुआ कुछ चीज हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज हो, या ये स्पेशल 4 आइटम से रिलेटेड कोई चीज हो, दैट मीन्स यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट अ पर्सनल अकाउंट इज अफेक्टेड. अब वो उसका क्या करना होगा, दैट इज इन द लेटर पार्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. यहां पर हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो आई रिपीट, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन से रिलेटेड इफेक्ट हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, या ये स्पेशल 4 नाम है, तो व्हाट यू हैव टू कीप a thing in mind, that a personal account is affected and you have to record the transaction as per the rules laid by the personal account. इस personal account का कुछ रूल है जिसको हम स्टडी करेंगे at the later part. उसके रिलेटेड आपको इफेक्ट करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट इज, लेट्स कम टू रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में 2 होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज 2 टर्म्स? टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मोबाइल फोन मेरे हाथ में है, मैं इसको टच कर सकता हूं, छू सकता हूं, देख सकता हूं, तो ये क्या है? टेंजिबल चीज है ये. ओके, अब ऐसी कोई चीज जिसको मैं देख नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल. ऑलराइट, पहले मैं आपको बताता हूं कि रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है. रियल अकाउंट वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी है. ओके, इसका दूसरा टर्म है एसेट्स. व्हाट डिड आई जस्ट से? एसेट्स. आई विल नोट इट डाउन फॉर यू. ASSETS, एसेट्स, प्रॉपर्टी. ओके, ये होते हैं रियल अकाउंट. द टर्म इज रियल अकाउंट. अब फॉर एग्जाम्पल, इन माई बिजनेस आई हैव सम फर्नीचर, वो मेरा टेंजिबल रियल अकाउंट है. हाउ? वो मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट है मेरी, एंड मैं उसको देख सकता हूं, छू सकता हूं. ऑलराइट, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरा बिजनेस 25 ईयर्स से है, मेरे बिजनेस का बहुत सा नाम है. अब ये जो बहुत सा नाम है, ये भी मेरी एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है. भाई मेरा बहुत नाम है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स तो दूर दूर तक रहते हैं मेरे से. ओके, बट क्या मैं मेरे नाम को देख सकता हूं, छू सकता हूं? नहीं. बट अकाउंटिंग में उसकी वैल्यूएशन होती है और वो मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए इनटेंजिबल रियल अकाउंट उसको बोलते हैं. ओके, सो टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं. इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो द सेकेंड वन वॉज रियल अकाउंट. ऑलराइट, इसके बाद एक और एग्जाम्पल दूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नोट्स अपने खुद के बनाऊं. अब एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ऑब्वियसली आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट के कुछ नोट्स तैयार करूं. ओके, मैं खुद लिखूं उस सब्जेक्ट के बारे में, एंड देन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसे मार्केट में पब्लिश करूं. बट मार्केट में पब्लिश करने से ये इंफॉर्मेशन दूसरे भी यूज कर सकते हैं.
राइट वो अपना प्रोडक्ट है ऐसा बनाकर आगे बेच सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने नोट्स का कॉपीराइट लूंगा। क्या लूंगा? कॉपीराइट। ये जो कॉपीराइट जो मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इवन दिस इज एन इनटेंजिबल रियल एसेट। ये भी एक एसेट है जो इनटेंजिबल है, मैं इसको देख नहीं सकता। नोट्स है, वो तो एक बुक है, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट में कॉपीराइट खरीदा है। आपने कभी एक ऐसा सिंबल देखा होगा, अ सी, जो एक सर्कल के अंदर होता है। उसका मीनिंग क्या है कि ओरिजिनल जो इस चीज का ऑथर है या जो पर्सन है, जो क्रिएटर है, उसके पास ही इसको यूज करने के राइट्स हैं। नो अदर पर्सन कैन सेल इट, एंड इफ फाउंड सेलिंग इट ही विल बी पनिश्ड। ओके, इस चीज को बोलते हैं इंटेंजिबल। क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है इसलिए ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। ये थर्ड वाला क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट्स। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? नॉमिनल में दो चीजें होती है, खर्चे एंड इनकम, योर एक्सपेंसेस एंड योर इनकम्स। ऑलराइट, बस ये दो ही चीजें होती है, देयर इज नथिंग एल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज किए, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, अनदर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट किया। इन सब चीजों के लिए पॉकेट से मनी स्पेंड करना पड़ेगा ना, राइट? दीज आर एक्सपेंडिचर्स। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कुछ एक्सपेंस हो रहा हो तो आपको यह समझना है दैट नॉमिनल अकाउंट इज अफेक्टेड, एंड जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, आपको उस रूल के हिसाब से ही बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा वो ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट इज इनकम्स। मैंने गुड्स बेचे, सेल्स हुई, राइट? मुझे किसी से डिस्काउंट मिला, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, इंटरेस्ट मिला, ब्याज जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऑलराइट, ये मेरी इनकम्स है, करेक्ट? एंड ये अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आ रही है, दैट मींस अ नॉमिनल अकाउंट इज अफेक्टेड। और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना होगा? नॉमिनल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होगा। आ गई बात समझ में? तो अब जब मैंने आपको बता दिया है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, सो लेट अस कम टू नो द एक्चुअल मेन पार्ट के इनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपके स्क्रीन पे रूल्स लाया हूं और इन रूल्स को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। व्हाट डू वी से? गोल्डन रूल्स। यहां पर मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दैट द फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाइल अकाउंटिंग इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स आपको हर ट्रांजैक्शन के ध्यान करने पड़ेंगे। ओके, उस टाइम मैंने उतना बताया था। अब क्योंकि आपको थोड़ा और नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, मैं आपको एक टर्म बताने वाला हूं। वो जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बोलते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। ऑलराइट, उन्हीं दो एस्पेक्ट्स का नाम है, एक का है डेबिट, एक का है क्रेडिट। ऑलराइट, एंड जो अभी अभी हमने चीज सीखी है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल की, उसको आपको कैसे इंक्लूड करना है इस कॉन्सेप्ट में, लेट्स सी। नाउ फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन जिसमें पर्सनल अकाउंट यूज हुआ हो। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का नाम, राइट, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ओके, तो अगर वो पर्सन गुड्स का रिसीवर है, ओके, तो आपको उसे डेबिट करना होगा। तो जो दो एस्पेक्ट जानने वाले हैं ना, फाइंड करो दो एस्पेक्ट। याद आया? ये मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था। तो एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो अगर पर्सनल है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एंड सिमिलरली अगर वो गिवर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन, लेट्स से मिस्टर ए से गुड्स लिए। ठीक है, अब मिस्टर ए कौन है? रिसीवर है या गिवर है गुड्स का? गिवर है, राइट? उसने गुड्स दिए हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट एस्पेक्ट मिस्टर ए है, ये मैं फिक्स कर लूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल आपको क्या अप्लाई करना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोल्ड गुड्स टू समवन, लेट्स से मिस्टर बी। नाउ मिस्टर बी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो मैं
एक डेबिट फिक्स हो गया मिस्टर बी। ओके, लेट्स कम टू दी रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट याद करो क्या चीज होती है, प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स। ओके, अगर बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, डेबिट। फॉर एग्जांपल यू हैव बॉट एन एयर कंडीशनर, ओके, और लेट्स से कंप्यूटर और फर्नीचर। अब बाय करने पे वो बिजनेस में आते हैं ना, तो आपने अपना डेबिट फिक्स कर लिया, वो एसेट, वो फर्नीचर या वो एसी या वो पर्टिकुलर मशीन। ओके, एंड इन केस अगर बिजनेस से कोई एसेट बाहर जाती है, फॉर एग्जांपल पुरानी हो गई है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो बाहर जा रहा है, तो उस केस में आप करोगे उसे क्रेडिट। व्हाट यू विल डू, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, एंड तीसरी चीज है आपका नॉमिनल अकाउंट। उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सो अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो आप उसे करोगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड अगर कोई इनकम है तो आप करोगे उसे क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को जानना है कि क्या हो रहा है। क्या किसी पर्सन से लेना देना हो रहा है, क्या कोई एसेट आ रहा जा रहा है, राइट, या कोई खर्चा या कोई इनकम हो रही है। एंड अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्सनल है, वो रियल है या वो नॉमिनल है। एंड अकॉर्डिंगली आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इफ द पर्सन, सामने वाला पर्सन अगर रिसीवर है तो डेबिट करोगे, बिकॉज द रूल इज डेबिट द रिसीवर। एंड इफ सामने वाला पर्सन गिवर है तो आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट द गिवर। अगेन नेक्स्ट चीज, अगर बिजनेस में एसेट आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, तो डेबिट करोगे, बिकॉज द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर बिजनेस से एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करोगे, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है तो आप करोगे डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर इनकम हो रही है तो आप करोगे क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। These particular points are collectively known as golden rules. And as just I said earlier, ये rules इतने ज़्यादा important हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट को हमेशा काम आते हैं। आप किसी बड़े से बड़े बिजनेस या कंपनी में क्यों ना हो, कोई छोटे कंपनी या बिजनेस में क्यों ना हो, आपका खुद का बड़े से बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, आपको अगर अकाउंटिंग फील्ड में रहना है तो ये कॉन्सेप्ट का ही ध्यान रखना होगा। तीन चीजें, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? ऑल राइट, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको एकदम क्लियरिटी मालूम चल जाएगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पेड सैलरीज to your employees. You have paid salaries to your employees. Now, सैलरी देना खर्चा है, ओके, तो एक नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना। नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पर हम एक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो सैलरी क्या होगा, डेबिट। सैलरी क्या होगा, डेबिट, राइट। नाउ इफ यू आर पेइंग सैलरी, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर गिविंग कैश। व्हाट यू आर गिविंग, कैश, राइट। एंड कैश हमारी प्रॉपर्टी होती है, राइट, गांधी जी, राइट। जो करेंसी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका एसेट है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल का अप्लाई होगा। अब रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी देने में पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, राइट। तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये ट्रांजैक्शन मैंने क्या बताया, सैलरी देना बताया एम्प्लॉइज को। कंसिडर योरसेल्फ एज अ बिजनेस, ओके। आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, आपको सैलरी मिल नहीं रही, यू आर द बिजनेस।
कंसिडर योरसेल्फ एज बिजनेस एंड आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो. सो सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, राइट? तो नॉमिनल हुआ. एक्सपेंडिचर इनकम नॉमिनल होता है. उसमें रूल कौन सा, डेबिट या क्रेडिट? तो डेबिट बिकॉज एक्सपेंडिचर है. देखो मैं मार्क करता हूं, राइट? सो सैलरी हो गया डेबिट. एंड सैलरी देना मतलब क्या, कैश देना. और कैश आपकी प्रॉपर्टी होती है. रियल अकाउंट का सर ने रूल बताया है, ये देखो रियल का रूल मैंने यहां पे बताया है. एसेट होता है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी होती है. तो कैश क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट का रूल यूज होगा. अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो इस केस में कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट, गोज आउट. एंड इसलिए आपको कैश करना होगा क्रेडिट. आ गई बात समझ में? इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको सीखने हैं, उसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स को पता करना है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, देन वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, एंड अकॉर्डिंगली हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है. तो ये हमने जाना आज ड्यूअल एस्पेक्ट्स. जो मैंने आपको इनिशियली चार्ट बताया था ना, उसका फर्स्ट स्टेप ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेप नंबर 1. ऑलराइट, सो विद दिस आई कंप्लीट टुडेज लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कॉमर्स के बारे में, कुछ डिटेल्स दी वहां पर, सब्जेक्ट्स बताए, स्टडीज बताई कि आप क्या क्या करने वाले हो, एंड हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक बेसिक नॉलेज गेन किया. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी आपको करनी हो, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. आपके पास अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल गेट बैक टू यू. All right, till then, take care and thank you so much. Bye bye.